हेलो हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी एकेडमी में स्वागत है। मैं आशीष वर्मा आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों का अभी पीछे 2 क्लास हमारे चैनल पर पढ़े हुए हैं, उपलब्ध कराया गया है। हम लोग फिजिक्स के पहले पार्ट के पहला अध्याय वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश पढ़ रहे हैं। और आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका पहला दिन है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग पहले पीछे के क्लास को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद हमारा ये वीडियो आप लोग देखें, क्योंकि पीछे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे आपको चीज़ों को समझने में परेशानी हो सकती है। तो साथियों, आप लोग पहले जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल के जो योद्धा बैच है उसमें फिजिक्स के प्लेलिस्ट को चेक करिए और उसमें आपको मिल जाएंगे सारे क्लासेस। आप उन क्लास को पहले रिवीजन कर ले एक बार, उसके बाद हम लोग अपना आगे कंटिन्यू रखेंगे क्लास। तो चलिए हम लोग अपने चलते हैं आज के क्लास पर और अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग कल यानी कि पिछले क्लास में कूलाम के नियम के गणितीय निरूपण के बारे में पढ़ा था। हम लोग कल के क्लास में कूलाम के नियम के गणितीय निरूपण के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को पढ़ना है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमाएं। तो साथियों, कल हम लोग जो पढ़े थे, कल हम लोग कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण पढ़े थे। कल हम लोग कूलाम के नियम का गणितीय निरूपण कूलाम के नियम के गणितीय निरूपण को पढ़ा था। हम लोगों ने गणितीय निरूपण में ये पाया था कि जो कूलाम बल होता है, यानी कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटा में R का स्क्वायर। हम लोगों ने कूलाम के नियम का कल गणितीय निरूपण पढ़ा है। यहाँ ये जो मान होता है ये K का मान होता है। K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। नहीं, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का जो ये वाला पार्ट है, ये केवल इतना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये इतना पार्ट जो होता है वो K का मान होता है। और जो K होता है ये क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। नियतांक होता है। हम लोग इसको लिखे थे जहाँ करके कि जहाँ K, क्या लिखा था हमने कि जहाँ K क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है। और इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक और मान होता है, आपको कल लिखवाया गया था 9 × 10⁹। इसमें से हम जो चाहे वो रख सकते हैं। अब इसमें आ रहा है एप्सिलॉन, यहाँ पे आपको आ रहा है यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो जहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब आप लोगों से पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक। तो हम लोग देख रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मान और क्या होता है, मात्रक आपसे कभी कभी पूछा जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक। तो देखते हैं हम लोग कि एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक कैसे निकालेंगे हम लोग। तो K का मान देखिए, ये जो K का मान जो नियतांक है, अनुक्रमानुपातिक नियतांक, इसका मान ये भी है, ये भी है। हम इस दोनों मान को एक दूसरे के इक्वल करके निकाल लेंगे। यानी कि 1 में आपको दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, आप इसके बराबर लिख सकते हैं 9 × 10⁹। यहाँ से केवल हमको एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। यानी कि अगर
हम यहाँ से क्या करें, अगर हम यहाँ से 1/4 पाई रख करके एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर लाते हैं तो एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका 9 गुणे 10 के घात 9 हो जाएगा। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर आप चाहेंगे केवल रखना, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाता है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई, और बटे में ही रह जाएगा आपका ये 9 गुणे 10 के घात क्या हो जाएगा 9, इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब क्या होगा कि ये 10 के घात ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आप सारी चीज रखते जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 अगुणे पाई का मान रख सकते हैं आप अगुणे 9, और ये 10 का घात जो है वो माइनस में आ जाएगा आपका ऊपर। अब क्या होता है यहाँ से, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको ये मिल रहा है कि 7 बट्टे के बट्टे में ऊपर चला जाएगा, यानी कि 7 बट्टे में आप लिख सकते हैं 9 चौके 36 और गुणे 22 है, और गुणे 10 के घात कितना है -9 है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका गुणा करके अगर हम लोग भाग कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है मान, इसका गुणा करके अगर हम भाग करेंगे तो हमारा 0.00885 करके ऐसे आता है, गुणे 10 के घात कितना है -9 आता है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दशमलव को 3 अंक और इधर लाते हैं, यानी कि 8.85 हो जाता है, और इंटू 10⁻⁻12 हो जाता है। ये हमारा क्या है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता का मान होता है। अब इसका मात्रक भी पूछा जाता है आपसे, तो इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर फार्मूला क्या होता है, कूलाम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 और बटे में R²। आप एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए और F को इधर करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर केवल क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई और क्या हो जाएगा F और इंटू Q1 Q2 बटा में R²। अब जरा इसका मात्रक देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2 यानी कि आवेश यानी कूलाम होगा, इसका मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा आपका कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन, बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, और दूरी का वर्ग है यानी कि न्यूटन मीटर का क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका मात्रक होता है जो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपको मिल जाएगा यहाँ से कूलाम का स्क्वायर, प्रतीक रूप में लिख लीजिए कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो जाता है। तो आपसे मात्रक पूछा जाता है, मान पूछा जाता है, और आपसे पूछा जा सकता है एक और चीज इसमें, इसका बीमा क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, हम लोग बीमा देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का। मात्रक क्या होता है, तो मात्रक हम लोगों ने देखा कि मात्रक होता है कूलाम के स्क्वायर और प्रति न्यूटन मीटर का स्क्वायर। अब बीमा लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, कूलाम का बीमा होता है यानी कि आवेश का बीमा होता है AT, और ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यानी कि A पर 2 घात हो जाएगा और T पर 2 घात हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बटे में बल का बीमा होता है ML T पर -2, और क्या हो जाएगा इंटू में इसमें है मीटर का स्क्वायर यानी कि L पर 2। बीमा हम लोगों का क्या हो जाएगा, बीमा को चूंकि हम बटे में नहीं लिख सकते हैं यानी कि भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हम लोग गुणा के फॉर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा बीमा, अब ऊपर लाया जाएगा सबको, तो जिसका घात प्लस में है उसका माइनस में हो जाएगा, और ऊपर आएगा तो और जिसका माइनस में उसका प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा बीमा, पहले से A है नीचे कोई भी A नहीं है, हम पहले M को लाते हैं तो M का घात क्या हो जाता है M का -1 घात हो जाएगा। उसके बाद L को लाते हैं, L क्या है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, गुणा हो जाएगा तो 3 घात हो जाएगा, और ये ऊपर आएगा जब गुणा में
तो -3 हो जाएगा। उसके बाद t देखिए, t है नीचे 2 और ऊपर क्या है 2 है, तो ये नीचे से जब बटा से ऊपर आएगा गुणा में तो ये भी प्लस में घात हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलके t के घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या है a है, a का घात कितना है 2 है, तो a का घात हम 2 रख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा एप्सिलॉन नॉट का यानी कि निर्वात की वैद्युतशीलता का बीमा। तो हम लोग कल पढ़े थे कूलाम का गणितीय निरूपण। गणितीय निरूपण करने के बाद हम लोग उसमें आया था निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले, उसका मात्रक देखे और उसका विमीय सूत्र हम लोगों ने देखा। अब हम लोग चलते हैं अपने आज के क्लास के टॉपिक पे। हम लोग के आज के क्लास का जो टॉपिक है वो क्या है, आज के क्लास का जो टॉपिक है हम लोगों का, आज के क्लास का टॉपिक है कूलाम के नियम की सीमाएं। कूलाम के नियम की सीमा क्या है, कितना सीमा तक कूलाम का नियम काम करता है, सत्य है, किसके लिए सत्य होता है, इसकी सीमा क्या है देखते हैं। तो कूलाम के नियम की सीमा में देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि यह जो नियम है कूलाम का नियम है केवल स्थिर आवेशों, केवल स्थिर आवेशों के लिए ही सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है। जो गतिशील आवेश होते हैं उनके लिए कूलाम का नियम सत्य नहीं है, केवल सत्य है स्थिर आवेश के लिए। अगर जो बिंदु आवेश है, अगर वो बिंदु आवेश स्थिर है तब कूलाम का नियम उनके बीच कार्य करेगा, यानी कि उन बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगेगा स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, उस बल को हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर वो बिंदु आवेश स्थिर नहीं है, गतिशील है, तो हम कूलाम के नियम का प्रयोग करके उनके बीच का बल नहीं निकाल सकते हैं। अगला नंबर कहाँ है, 2 नंबर सत्य का होता है कूलाम का नियम और कहाँ के लिए सत्य है, यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। बिंदु आवेश मतलब पॉइंट आवेश, यानी कि बहुत कम, यानी कि यह जो आवेश का नियम है, कूलाम का नियम है जो बिंदु आवेशों के बीच बल निकालने का, वो केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है, केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। अगला नंबर क्या बताया जा रहा है कि यह जो नियम है वो 10 के घात -15, ये क्या है 10 के घात -15 है। यह जो कूलाम का नियम है 10 के घात -15 मीटर से कम दूरियों पर लागू नहीं होता है। दोनों बिंदु जो स्थिर बिंदु आवेश हैं, दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 10 के घात -15 मीटर होना चाहिए। अगर इससे कम दूरी हो जाएगा तो उस पे कूलाम का नियम आपका लागू नहीं होता है। तो क्या हम लोग पढ़े कि कूलाम के नियम की जो सीमा है, हम 3 सीमा देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा नियम है कि यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। तीसरा में बताया जा रहा है कि यह नियम केवल उन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है जिनके बीच की दूरी कम से कम कितना होना चाहिए 10 के घात -15 मीटर होना चाहिए। अगर उससे कम हो जाए तो यह नियम लागू नहीं होता है। तो हम लोगों का ये था कूलाम के नियम का सीमा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, क्या है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कि कोई आवेश है, उस आवेश के आसपास का जो भी क्षेत्र होगा उसी को बताया जा रहा है। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल को अनुभव किया जा सकता है, या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को कह सकते हैं। वैद्युत बल में दोनों बल आता है। देखिए क्या बताया जा रहा है कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या स्थान जिसे एक अन्य वैद्युत आवेश प्रभावित करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जिस क्षेत्र को कोई अन्य वैद्युत आवेश प्रभावित करता है या उस क्षेत्र में किसी अन्य वैद्युत आवेश को लाया जाएगा तो वह प्रभावित हो जाएगा, तो उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, बिंदु आवेश के चारों ओर का
वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर, लिख सकते हैं हम, जिसमें किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर, बिंदु आवेश को लाने पर परीक्षण बिंदु आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है या आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो हम लिखेंगे कि वैद्युत परीक्षण बिंदु आवेश, जिसमें किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर, किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर परीक्षण बिंदु आवेश क्या करता है, परीक्षण बिंदु आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, यहाँ पर कोई आवेश है और इस आवेश के चारों ओर, मान लीजिए कि इतने क्षेत्र में, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिंदु आवेश है, इस आवेश के चारों ओर के वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर परीक्षण आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, यानी कि आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मान लीजिए कि कोई परीक्षण आवेश हमने Q0 यहाँ ला दिया, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण आवेश को लाने पर यह परीक्षण आवेश जो है वो वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो हम इस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इस क्षेत्र में ये देखिए, इसके बाहर रखे तो कोई बल का अनुभव नहीं किया Q0, जैसे ही थोड़ा सा आगे लाएंगे तो यहाँ तो भी नहीं किया, जैसे ही इस रेखा, सीमा रेखा के अंदर लाए, यानी कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा इधर और आगे बढ़ करके तो यहाँ आए तो देख रहे हैं कि इस बिंदु पर हमको वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है परीक्षण आवेश, यानी कि इस सीमा तक अगर ला रहे हैं, बाहर है तो नहीं बल का अनुभव कर रहा है, जैसे ही सीमा में आ रहे हैं वैद्युत बल का, तो हम क्या कहेंगे कि जो वैद्युत क्षेत्र है यहाँ तक काम कर रहा है, इस आवेश के चारों ओर का जो ये वाला क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में कहीं भी परीक्षण आवेश को लाएंगे तो वह वैद्युत बल को अनुभव करेगा, यानी कि यह बिंदु आवेश जो है इसके चारों ओर का जो इतना क्षेत्र है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। हम लोग वही चीज लिखे हैं कि किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर परीक्षण बिंदु आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है वह क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं, इसे क्या किस चीज से दर्शाया जाता है, इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ये था वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग इसके आगे देख रहे हैं, अगला टॉपिक में हम लोग को क्या दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, देखिए वैद्युत क्षेत्र की अब तीव्रता हम लोग पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र पढ़े, वैद्युत क्षेत्र के बाद अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, जैसे हम लोग अभी पीछे पढ़े कि वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाया जाता है
तो वह परीक्षण बिंदु आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो अभी बताया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से दर्शाते हैं, वैद्युत क्षेत्र को भी ई से दर्शाया जाता है। तो क्या बताया जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ये कोई आपका वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश रख दिया गया, यहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया। ये बिंदु मान लीजिए कि P है, बिंदु P पर बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रख दिया गया। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, अब वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पे जो बल लग रहा है, लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश, लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहा जाता है। क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा इस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना होगा। तो इस बिंदु पर परीक्षण आवेश पर कितना बल लग रहा है और ये परीक्षण आवेश का कितना मान है, इस दोनों की निष्पत्ति यानी अनुपात कर देंगे। बल तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात कहिए या निष्पत्ति कहिए, निष्पत्ति को हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गया हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उम्मीद करते हैं कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छा से समझ में आया होगा। अब यहाँ देखा जाए तो हम वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के इस व्यंजक के माध्यम से यहाँ पे इसका मात्रक बता सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मात्रक क्या होगा, मात्रक यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक देखा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा ई है, ई का मात्रक क्या होगा, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या है फार्मूला, F बटा में Q0 यानी कि बल F का मात्रक, F का मात्रक और बटे में नीचे क्या है, आवेश है Q0 यानी कि Q0 का मात्रक, यही है Q0 का मात्रक, F का मात्रक और हो जाएगा Q0 का मात्रक। अब देखिए E का मात्रक बराबर क्या होगा, E बराबर F बटा में Q0 होता है। तो E का मात्रक आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, F का मात्रक और बटा में Q का मात्रक लिख देंगे तो E का मात्रक हो जाएगा। तो क्या होता है, बल का मात्रक हमारा होता है न्यूटन, बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। यहाँ पे आवेश है Q0, इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। इसको हम प्रतीक के रूप में लिखना चाहें तो न्यूटन प्रति कूलाम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकदम साधारण भाषा में आप लोगों को समझाया गया, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब अगला टॉपिक में बताया जा रहा है कि यदि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश Q पर लगने वाला बल F हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी हम लोग इसी को समझ करके आ रहे हैं। E बराबर हम लोग क्या निकाले थे,
ई बराबर हम लोग निकाले थे एफ बटा में क्यू। हम लोग वहां परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखे थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर वैद्युत क्षेत्र में क्या रखा जाए, आवेश क्यू रखा जाए, तो आवेश क्यू पर लगने वाला बल एफ हो तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, लगने वाला बल एफ आ बटा में क्यू आवेश रखा गया है तो क्यू होगा, अगर क्यू नॉट रखा गया है तो क्यू नॉट होगा। क्यू नॉट क्या है, परीक्षण बिंदु आवेश होता है, वो धनात्मक और सबसे कम आवेश लिया जाता है परीक्षण बिंदु आवेश। बात सुनना रहा, तो यही फार्मूला हम लोगों का होता है। अभी इसका हम लोग मात्रक लिख के आए, इसका मात्रक भी हम लोग पढ़े, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो अब हम लोग देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसी राशि है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, जैसे देखिए बल क्या है, बल भी एक सदिश राशि है तथा आवेश जो होता है वो एक अदिश राशि होता है। बल सदिश राशि है और आवेश क्या है, अदिश राशि। ये सदिश नहीं है, ये अदिश राशि है। तो हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा राशि होगा, आपसे पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ई भी एक क्या है, सदिश राशि है। ई क्या होता है, एक सदिश राशि होता है जिसकी दिशा किधर की तरफ होगी, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ये बल इस पर जिधर की तरफ लग रहा होगा, अगर यहाँ पे क्यू रखा गया है और इस पर बल इधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र में इसमें रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में अगर इसको, तो अगर इस पर बल इधर की तरफ लग रहा होगा, एफ की दिशा इधर होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या होगा, इधर ही होगा। बात समझ में आ रहा जी। तो यही है, उस बिंदु आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है वो एक सदिश राशि होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग अब देखेंगे कि उपरोक्त समीकरण के अनुसार वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। हम लोग अभी उसको निकाल कर आ रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है, ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को निम्न 3 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, तो आप वैद्युत क्षेत्र को कितने प्रकार से उस बिंदु पर दर्शा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए, तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि 3 गो पॉइंट दिया जा रहा है आपको कि 3 प्रकार से आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जैसे देखिए पहला में क्या दिया है, बिंदु की स्थिति के सदिश फलन, बिंदु की स्थिति के सदिश फलन द्वारा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं इसको। यानी कि एक तो है उस बिंदु पर हम फलन ई के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। अब दूसरा में क्या है, ग्राफीय विधि द्वारा वैद्युत बल रेखाओं से, ग्राफीय विधि द्वारा जैसे हमने दिखाया था इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को आप दिखा सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र को आप ग्राफीय विधि के द्वारा भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र को दिखा सकते हैं, ऐसे ग्राफ खींच करके। तीसरा नंबर में है बिंदु की स्थिति के अदिश फलन। इसमें क्या था, बिंदु की स्थिति के सदिश फलन ई से आप दिखा सकते हैं ऐसे। बात सुनना राजी, वेक्टर ई से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि अदिश फलन, अदिश फलन से भी व्यक्त किया जा सकता है, इसे भी से प्रदर्शित किया जाता है। और भी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि वैद्युत विभव से भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि भी से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोगों का अगला है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय निरूपण। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय निरूपण हम लोग कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश Q है, उससे r दूरी पर कोई एक परीक्षण बिंदु आवेश रखा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर कि कोई बिंदु आवेश एक Q है, इस Q के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। अभी हम लोग पढ़ के आए वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें
वैद्युत बल का अनुभव किया जाता है, या किसी परीक्षण बिंदु आवेश को लाने पर परीक्षण बिंदु आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो मान लीजिए कि इस बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई परीक्षण बिंदु आवेश Q नॉट रखा गया है, r दूरी पर कोई परीक्षण बिंदु आवेश Q नॉट रखा गया है। तो इस आवेश के कारण इस परीक्षण बिंदु आवेश को, यानी कि बिंदु यहाँ पर कोई ले लीजिए जहाँ पे ये रखा गया है, इस बिंदु P पर हमको क्या करना है, तीव्रता बताना है कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके बीच की दूरी यानी कि बिंदु की दूरी आवेश से दिया है r दूरी है, और इस पर कितना आवेश है, परीक्षण आवेश लाए हैं चेक करने के लिए कि वहां तक वैद्युत क्षेत्र है कि नहीं है। वैद्युत क्षेत्र परीक्षण आवेश ला करके चेक किया जा रहा है। अब इस परीक्षण आवेश जिस बिंदु पर रखा गया है उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ज्ञात करने के लिए हम लोग जानते हैं कि परीक्षण बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में अगर है तो एक बल का अनुभव होता है। तो बल हम लोग कैसे निकालेंगे, कूलाम के नियम से हम परीक्षण बिंदु आवेश Q पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, यानी कि परीक्षण बिंदु आवेश Q पर परीक्षण बिंदु आवेश Q नॉट पर कार्यरत परीक्षण बिंदु आवेश Q नॉट पर आवेश नहीं लिखे, पर कार्यरत बल, परीक्षण बिंदु आवेश पर कार्यरत बल क्या होगा, कूलाम के नियम से हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच का बल ज्ञात किए हैं। कूलाम के नियम से, अगर कूलाम के नियम से देखा जाए तो क्या होगा, F बराबर हमारा होता है K Q1 Q2 और बटा में R स्क्वायर। तो Q1 क्या है, ये आवेश है जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और Q2 इस परीक्षण बिंदु आवेश को ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, F बराबर K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और इंटू में Q2 के जगह पे आप रख सकते हैं Q नॉट और बीच की दूरी का वर्ग कर सकते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बटा में R स्क्वायर। ये निकल गया हमारा बल। ये क्या निकल गया हमारा, इस बिंदुओं के बीच क्या बल लग रहा है, यानी कि इस बिंदु के कारण परीक्षण बिंदु आवेश पर कितना बल कार्य कर रहा है। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में अगर हम Q नॉट से भाग कर देते हैं, क्या करते हैं, दोनों पक्षों में Q नॉट से भाग करने पर, दोनों पक्षों में Q नॉट से भाग करने पर, भाग करिए या Q नॉट को इधर ला दीजिए तो भी हो जाएगा। तो क्या होगा, अगर दोनों पक्षों में हम भाग करते हैं तो क्या होगा, इधर F है तो F बटा में हो जाएगा इधर Q नॉट, और बराबर में यहाँ क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पे क्या है इनटू कैपिटल Q, और बटा में यहाँ पे क्या है कैपिटल Q, और यहाँ पे है Q नॉट, और बटा में R का स्क्वायर था, और आप Q नॉट से भाग करना है, इधर भी भाग हो गया इधर भी, तो इधर Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, आपका इधर क्या हो जाएगा, F बटा में Q नॉट बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R का स्क्वायर। अब देखिए F बटा में जो ये Q नॉट आप देख रहे हैं, अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए कि E बराबर होता है F बटा में Q नॉट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। अभी हम लोग पढ़ के आए कि वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश स्थित है, रखा गया है, तो उस बिंदु परीक्षण बिंदु आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश की मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके जगह पे हम यहाँ से E रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, F बटा Q नॉट बराबर E हो जाएगा, और क्या हो जाएगा E का फार्मूला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा में R का स्क्वायर। तो यही हमारा क्या है, किसी बिंदु आवेश के कारण या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के
गणितीय निरूपण है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए दो फार्मूला पढ़े। पहला E बराबर आप लोगों को यहाँ दिख रहा है F बटा में क्यू नॉट, और दूसरा आप लोग अभी निकाले हम लोग, दूसरा क्या है, E बराबर क्या हो गया, E बराबर होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बटा में R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, अब इसमें क्या है, कौन सा आवेश रखना होता है, तो जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा उसी आवेश को यहाँ रखना होगा, और जितनी दूरी पर इस आवेश से ज्ञात करना है तीव्रता वो दूरी का वर्ग होना चाहिए। तो E बराबर हमारा 1 बटा 4 पे एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इसको और छोटा रूप करना चाहते हैं तो ये K का मान होता है K, और Q बटा में आप लिख सकते हैं इसको R का स्क्वायर, यानी कि E बराबर K Q बटा में R का स्क्वायर हो जाता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय निरूपण समझ में आया होगा। आप लोग बेहतरीन तरीके से इससे नोट्स बना करके अपने नोट्स पर क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए और इसका रिवीजन करिए। तो आज का हम लोग का क्लास यहीं खत्म होता है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग कर दीजिए। और आप लोगों से एक और बात कहना है कि दोस्तों, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बेसिक से लेकर के और पॉइंट टू पॉइंट एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, हर टॉपिक की तैयारी कराया जाएगा। आप लोग जैसे क्लास में पढ़ते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं कि आप नोट्स बना लेंगे, उस तरीके से आपको हर वीडियो में आप देख करके हर वीडियो के माध्यम से अपना नोट्स भी बना सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको शुरू से लेकर के एक एक टॉपिक का तैयारी कराया जा रहा है, आप इसी से नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग का यहीं खत्म होता है। धन्यवाद।